सेकेंड टेस्ट डे नंबर 1 अपने इख्तिताम पे पहुंचा एंड पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे विल बी मच मोर हैप्पियर साइड देन साउथ अफ्रीका, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर होता है वो कितना ज्यादा क्रूशल है और पाकिस्तान एट द मोमेंट इज सिटिंग कंफर्टेबली एट 259 फॉर 5 और अगर कल आके थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं देन डेफिनेटली 350 ऑन दी कार्ड्स है और अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स में 350 लगाता है देन डेफिनेटली 50% ऑफ द गेम अपनी पॉकेट में कर लेगा पाकिस्तान। एंड ये हमें पता है कि कितना क्रूशल होता है किसी भी टीम के लिए कि अगर आप फर्स्ट इनिंग्स खेलते हैं तो यहां पे रन्स लगाना है। पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में वही किया है। अगेन शान मसूद लेट फ्रॉम द फ्रंट, अब्दुल्ला शफीक के रन्स आए, सऊद शकील के रन्स आए। पूरे डे पे बात करेंगे, लेकिन पूरे डे पे बात करने से पहले, गेम पे बात करने से पहले जरा दोनों लाइनअप्स के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि यही लाइनअप आगे जाके हमें दिखेगी किस तरीके से प्ले में आएगी एंड एक कॉन्टेक्स्ट है ये कि कौन सी टीम मैच में डोमिनेट कर सकती है। सो इस पर बात करना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने जो चेंजेस की, साउथ अफ्रीका ने जो चेंजेस की, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं साउथ अफ्रीका की। सो दे वेंट टू स्ट्रेंथन देयर बॉलिंग लाइनअप। एक चेंज तो हम सबको पता था होने वाला है, वो ये था कि महाराज को इन करना था इन लोगों ने। एंड उसके अलावा एक और चेंज किया कि व्यान मुल्डर जो कि एक प्रोबेबली बैटिंग ऑलराउंडर है, उनको बाहर निकाल के मार्को येंसन को लेके आए जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है, व्हिच मींस दे हैव गॉन टू स्ट्रेंथन देयर बॉलिंग मोर देन देयर बैटिंग। पिछले मैच में जो लास्ट डे पे हुआ, जो रिवर्स स्विंग हुई, उसकी वजह से आई थिंक उससे ये इंस्पायर्ड फैसला था कि मार्को येंसन को चांस दिया जाए इन जैसी कंडीशंस में जहां पर रिवर्स स्विंग का थोड़ा सा एलिमेंट आएगा एंड दैट इज अ गुड डिसीजन। अब साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप है वो हमें 3 स्पिनर्स एंड 2 पेसर्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट बॉलिंग लाइनअप दिख रही है। एंड अगेंस्ट दिस बॉलिंग लाइनअप, अगेंस्ट अ स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया एट डे 1। लेकिन दूसरे एंड पे जब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान मेड अ सिंगल चेंज एंड वो सिंगल चेंज ये था कि हसन अली को बाहर निकाल के आसिफ आफरीदी, द 39-year-old वेटरन, उनका डेब्यू करवाया गया इनटू टेस्ट मैच क्रिकेट। रियली हैप्पी फॉर हिम। आई होप कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से, टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, सो आई डोंट थिंक दिस इज अ जस्ट डिसीजन। वो इस वजह से कि अगर आप इस पिच को भी एनालाइज करें, सो इट लुक्ड अ बेटर विकेट देन द विकेट विच वी प्लेड इन लाहौर। मेरे ख्याल से विकेट थोड़ा सा बेटर है। अगर बैट्समैन यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ हार्डवर्क करके खेले देन देयर आर रन्स अवेलेबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है टेम्परामेंट। जैसे आपने साउथ की बैटिंग देखी, शान की बैटिंग देखी, दे वर टेम्परामेंटली सॉलिड। जो बॉल मिल रहा था उस पर स्कोर कर रहे थे, लेकिन जहां पे इनको बॉल ने डिफेंड करनी थी वहां पे उसी तरीके से, उसी कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग की गई। एंड अगर आप टाइम दे रहे हो विकेट को, देन विकेट्स आपको रन्स अवेलेबल करवा रही है। एंड आपने देखा कि पहले टेस्ट मैच में हमने देखा था कि तीसरे सेशन के अंदर बॉल स्पिन करना शुरू हो गया था, बट देयर वाज नथिंग लाइक दिस टुडे। बहुत अच्छा विकेट खेला थ्रू आउट द डे, ज्यादा स्पिन नहीं था, बस मुनासिब स्पिन था विकेट के ऊपर। सो ये जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा बैटिंग स्ट्रिप है। टिपिकल विकेट है जो हम लोगों को यूएई में मिलता था 2014-15 में। सो उस तरीके की विकेट यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की जानिब से। एंड मेरे ख्याल से रिवर्स स्विंग का एलिमेंट अगर आता है इनटू द प्ले देन पाकिस्तान विल बी शॉर्ट ऑन ऑप्शंस, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेल रहा है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बॉलर जो कि फास्ट बॉलिंग कर सके अपार्ट फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी इन दिस होल 11। सो इस वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा मार खा सकता है। एंड मैं समझता हूं दुनिया की कोई सी भी कंडीशंस हो, भले जितनी भी स्पिन फेवरेबल, भले जितनी भी फास्ट बॉलिंग फेवरेबल, एटलीस्ट 2 पेसर्स आपकी टीम में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त आपको पेस बॉलिंग की जरूरत पड़ सकती है। इवन ऑन द मोस्ट स्पिनी ट्रैक आपको पेस बॉलर्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब आप दोनों एंड से स्पिनर्स बॉलिंग करवाते जाते हैं तो एक वक्त आता है बैटर की आई सेट हो जाती है, देन वी रिक्वायर अ फास्ट बॉलर उनको डिस्टर्ब करने के लिए। एंड अगर आपको स्पिनर खिलाना भी था, तीसरे स्पिनर के लिए जाना भी चाहिए था, सो वो अगर आपको जाना था तो वो अबरार अहमद आपका ऑप्शन होना चाहिए था। क्यों, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्यों, इस वजह से बिकॉज एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी खेल रहा है जो कि नुमान अली है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑफ स्पिनर जो कि साजिद खान खेल रहे हैं। नाउ आप तीसरी वेरिएशन की तरफ जाना चाह रहे हो, वो कौन होता? वो अबरार अहमद होता, बिकॉज ही कैन बॉल अ मिस्ट्री स्पिन, ही कैन बॉल लेग स्पिन, ही कैन बॉल ऑफ स्पिन। सो आपको वैरायटी इन स्पिन डिपार्टमेंट मिल जाती। लेकिन अब दोनों एंड से जब आपके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स होंगे तो शान मसूद के लिए बहुत बड़ा मतलब टेस्ट होगा कि किस तरीके से आसिफ को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से नोमान को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे डर है कि कहीं आसिफ अफरीदी को उस तरीके से जाया ना किया जाए जिस तरीके से आज एडन माकरम ने मुत्तस्वामी के साथ किया। मुत्तस्वामी हैज बीन द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ साउथ अफ्रीका इन द लास्ट गेम, लेकिन आज के दिन उन्होंने सिर्फ 4 ओवर्स किए। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज उन जैसा एक और बॉलर खेल रहा था टीम के अंदर, वो जो बॉलर था वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, उससे उसके ऊपर अफ्रीकन टीम काफी ज्यादा रिलाई करती है। इस वजह से मुत्तस्वामी को इतना ज्यादा लिफ्ट करवाया नहीं आज मार्करम की जानिब से, हालांकि ही हैज बीन अ गुड परफॉर्मर फॉर देम जितनी क्रिकेट उसने खेली है। सो मेरे ख्याल से मार्करम ने अपनी रिसोर्सेज को
बेटर तरीके से अप्लाई नहीं किया, यूज नहीं किया। बहरहाल अब मैच पे आते हैं। सो आज डे 1 इमामुल हक की विकेट रिलेटिवली अर्ली गिरी, 15 रन किए, इमाम ने आउट हुए, लेकिन उसके बाद शान एंड अब्दुल्ला के दरमियान पार्टनरशिप लगती है। शान तो सॉलिड लगे, शान ने चांसलेस बैटिंग की, हालांकि 1-2 चांसेस जरूर दिए लेकिन वो 50 के बाद दिए। लेकिन अब्दुल्ला शफीक टाइम एंड टाइम अगेन उनको चांसेस मिलते रहे, कभी तो बहुत ईजी ड्रॉप चांसेस मिले और कभी तो इतना बड़ा बॉल विकेट पे लगा लेकिन विकेट से बेल्स गिरी नहीं। सो ही वाज कैरिंग सो मच लक टुडे। उन्होंने अपना 50 किया एंड जब वो आउट हुए सो इतनी गंदी बॉल पे आउट हुए, जस्ट थ्रू हिज विकेट अवे, थ्रू हिज चांस टू स्कोर अ वंडरफुल 100 इस विकेट के ऊपर। और अगर वो 100 करते देन डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होना था। और जब आपको इतनी चांसेस मिलती है, किस्मत से मिलते हैं इतने सारे चांसेस, एंड अगर आप उसको भी जाया करें देन डेफिनेटली आपको दुख तो होगा। दूसरे एंड पे शान मसूद की अगर मैं बात करूं, सो पहले टेस्ट मैच में भी रन, सेकंड टेस्ट मैच में भी रन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने कैप्टन से मुश्किल सिचुएशंस में रन करें एंड शान मसूद इज डूइंग सो। हर सीरीज में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं शान मसूद का नाम होता है अमंग दी रन एंड स्पिन। जिस तरीके से शान टैकल करता है वो बहुत अच्छी चीज है। ही इज डूइंग रियली वेल फॉर पाकिस्तान। एक चीज जो शान को बेटर करनी है वो है कन्वर्जन, बिकॉज पिछले मैच में भी 75 किया, इस मैच में 87 किया, दोनों सेंचुरी की अपॉर्चुनिटीज थी, सेंचुरी होनी चाहिए थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द करियर यू विल लुक एट दीज इनिंग्स एंड यू विल से यार यहाँ पे सेंचुरी हो सकती थी, यहाँ पे सेंचुरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आप कर नहीं पाए हो। सो आगे कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, आई विल लाइक शान मसूद टू स्टे एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 100। उसके बाद बाबर आजम, ही वॉज ओनली एबल टू स्कोर 16 रन। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग कैच ले लिया टोनी डिजॉर्जी ने, बट कोई ये नहीं देख रहा कि केशव महाराज ने किस तरीके से प्लान से आउट किया बाबर आजम को। एंड बाबर आजम अपनी एक गलती को छुपाने की वजह से दूसरी गलती कैसे कर बैठे, क्योंकि जो बॉल बाबर आजम ने पैड पे खाया था, अगर आप उस बॉल को देखें सो उस बॉल में बाबर आजम का पुराना टेक्निकल फ्लॉ हाईलाइट हुआ था जब वो अपने बैटिंग करता है बाबर आजम। सो जब वो फॉरवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड डिफेंस के लिए जाते हैं, सो उनका बैट एंड पैड साथ आता है एंड वही हुआ जब उन्होंने बॉल पैड पे खाई, बैट एंड पैड साथ आया एंड बॉल लगी पैड के ऊपर थोड़ा सा इनसाइड एज करने के लिए। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए नेक्स्ट बॉल पे आप देखें बाबर आजम ने क्या किया कि बैट को आगे ले गए पैड से एंड दैट वाज इनफ। वहीं से बॉल लूप हुआ एंड टोनी डिजॉर्जी ने जबरदस्त कैच किया। सो एक तो आपको यहां पे दाद देनी पड़ेगी कैच की, उसके बाद आपको दाद देनी पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस बाय केशव महाराज की, क्योंकि आप देखें बॉल्स की लेंथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं था बट जिस बॉल पे बाबर को उसने आउट किया वो स्लोअर थ्रू द एयर था, बिकॉज केशव न्यू कि अब ये अपनी इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए बैट आगे फेंकेगा पैड से एंड दैट हैपेंड और वो बॉल लूप होके कैच लिया। सो बाबर आजम लगते तो अच्छे हैं इनिंग्स में, जब भी वो बैटिंग करने के लिए आता है ऐसा नहीं लगता कि घबरा रहा है या फंस रहा है या कोई स्कोर नहीं निकल रहा है उनसे, बट ही इज नॉट रियली कन्वर्टिंग यार, और दैट इज अ वरीइंग साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बाबर आजम से हमें 30, 35, 20 इस तरीके से रन चाहिए ही नहीं। उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो 100 होती है, वो 75, 80 होती है, बट नहीं मिल रही है वो। एंड टेस्ट मैचेस में तो कहीं गुम ही हो गए, किसी भी सिचुएशन में रन्स करके दे नहीं रहे बाबर आजम, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके बाबर आजम डिलीवर करना शुरू करे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज तो अनफॉर्चुनेटली हेल्प नहीं करेगी फॉर्म रीगेन करने के लिए। अगर आप 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते चले जाएंगे सो बाबर आजम को भले आप जितनी भी सीरीजेस खिला लें शायद उनकी फॉर्म उस तरीके से वापस ना आए। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करने की जरूरत है इसके ऊपर भी कि लंबी लंबी सीरीजेस थोड़ी दें, एटलीस्ट 3 मैच सीरीज तो होनी चाहिए, तब जाके एक फॉर्म आनी चाहिए प्लेयर की, तब जाके वो अपने आप को सेट फील करेगा। अब ही हैज ओनली 1 इनिंग्स टू प्रूव हिमसेल्फ या 1 इनिंग्स टू बी बैक इन द फॉर्म। क्या वो आएगा या नहीं आएगा उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेशर होगा, क्योंकि बहुत साल से रन्स नहीं कर रहा है, 2 साल तो हो गए रन्स नहीं हो रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं देखने वाली। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी सऊद एंड शान के दरमियान। शान ने येट अगेन मैं कहूंगा अपनी विकेट थ्रो की, एक बहुत अच्छा चांस था सेंचुरी का। सऊद शकील हैज बीन इन टू द क्रीज और अच्छे टेम्परामेंट के साथ बैटिंग कर रहा है, जबरदस्त बैटिंग कर रहा है और टाइम भी ले लिया है। सो उसकी जिम्मेदारी है अब विद सलमान अली आगा के यहाँ पे रन फ्लो को रोके नहीं एंड सुबह आके अपनी विकेट ना थ्रो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान 5 डाउन जाता है एट द एंड ऑफ द डे एंड सुबह आते ही मतलब आधे घंटे पौन घंटे के अंदर दे रैप्स अप, और पिछले मैच में भी यही हुआ था। आज अब मैं उम्मीद करूंगा कि वो वाली चीज़ रिपीट ना हो। अगर आप 5 डाउन हो सो एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे लगाएंगे आप 75-80 रन की, देन यू आर नियर 350, और अगर आप 350 हो इस विकेट पे देन मेरे ख्याल से यू आर इन अ मैच विनिंग पोजीशन। अपने बॉलर्स को आप बहुत अच्छी लीड दे देते हो और यही चाहिए पाकिस्तान को। एंड एक पाकिस्तान एडवांटेज ले सकता है कि साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग विद द स्मॉलर बैटिंग, सो वो भी चीज़ है जो पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। बट उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान 350 के अराउंड जाए एंड देन लेट्स सी कि किस तरीके से कल पिंडी का विकेट खेलता है, क्योंकि
विकेट अभी तक मुझे काफ़ी सॉलिड लगा है, बट हमें पता है कि थोड़ा सा आगे जाके डिटेरिएट होगा एंड स्पिन होना शुरू हो जाएगी। सो इनिंग बाय इनिंग विकेट येट अगेन मैं कहूँगा कि मुश्किल होती चली जाएगी बैटिंग करने के लिए। सो लेट्स सी उसका किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, दोनों चीज़ें देखने वाली होंगी। एंड मैं उम्मीद ये करूँगा कि जो टीम कॉम्बिनेशन खिलाया उसकी वजह से कोई डिसएडवांटेज ना हो पाकिस्तान को। लेट्स सी आसिफ अफरीदी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, इतने सालों के बाद उनकी मेहनत का सिला उन्हें मिला है। सो उम्मीद यही है कि अच्छी बॉलिंग करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे एंड क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक अल्लाह हाफिज़।